हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इस टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हम हर सब्जेक्ट के इसी तरीके से टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाएंगे। इस सेशन में हम लगभग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा। पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद भारत के संवैधानिक विकास से बनने वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो 21वां क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था वो है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? और आपके ऑप्शंस थे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। और इसका राइट आंसर था 2 सप्ताह। राष्ट्रपति को अपने पद के चुनाव के प्रचार हेतु उसको 2 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। हमने लास्ट सेशन में 20 क्वेश्चन करवाए थे, ये हमारा 21वां क्वेश्चन था। तो 20 क्वेश्चन में से किसने सबसे ज्यादा मार्क्स पाए उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये हैं मिस आरती गुप्ता। आरती गुप्ता जी के 17 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आपकी इंडियन पॉलिटी की तैयारी बहुत अच्छी है आरती जी। और इन्होंने इसका राइट आंसर दिया था 2 सप्ताह, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप आप अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखेंगी। आपका सिलेक्शन 100% होगा। इंडियन पॉलिटी की आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आप अच्छे से कमांड बनाइएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। और वो सेशन है, जैसे कि हम टोटल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और पहला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 और भाग 1। यहाँ पे बात हो रही है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की। तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना। अगर आप प्रस्तावना को ही पढ़ लेते हैं तो आप टोटल ये समझ पाएंगे कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, संविधान का मोटो क्या है, उसके आदर्श क्या हैं, यानी कंक्लूजन आपको प्रस्तावना पढ़कर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये प्रस्तावना पढ़ लें तो कितना बढ़िया रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं, एक प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, और ऑप्शन बी है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, और ऑप्शन सी है एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और ऑप्शन डी है एक गणराज्य। आपको सोच करके बताना है कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें हमें क्या बताया गया है, यानी हमारे देश को क्या बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, यानी अगर आप प्रियम्बल को देखें तो प्रियम्बल से आपको उसका उद्देश्य पता चलेगा, साथ में उसमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, उसमें कौन कौन सा न्याय दिया गया है, ये सब पता चलेगा। तो इसमें जो दिया गया है वो एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सेम टू सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि ये कैसी प्रस्तावना है और प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे शब्दों की बात करूं तो समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, और यहाँ पर ये अखंडता, ये शब्द जब हमारा संविधान लागू किया गया तब ये शब्द नहीं थे, ये तो बाद में जोड़े गए हैं। और इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा था 42वां 42वीं संविधान संशोधन में, और जो कि किसकी समिति पे, सरदार स्वर्ण सिंह, इस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में भारत की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में प्रियम्बल में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए। ठीक है,
पहले ये शब्द नहीं थे। अभी जो क्वेश्चन था उसमें ये बात थी कि ये किस तरीके से लिखा हुआ है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, आपको याद रखना है, इस तरीके से ही लिखा है और वही ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, ये आपने उद्देशिका देख ली है। अब आप एक बार इसको पॉज करके एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें कौन कौन से, देखिए ये भी पूछा जाता है कि कब का दिया हुआ है, उस दिन कौन सा शुक्ल सप्तमी थी कि नहीं थी, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो एक बार इसको गो थ्रू करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन प्रियम्बल से बहुत बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? आपको बताना है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। ऑप्शंस हैं जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व और डी राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। देखिए, हो सकता है कि आपको जनता का प्रभुत्व एकदम सही आंसर लग रहा हो, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, अभी मैं आपको बताता हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। रीजन क्या है? देखिए, आप लोग जो चुनाव करते हैं वो अपने प्रतिनिधि का करते हैं, और प्रतिनिधि का चुनाव करने के बाद वो जनता पर शासन करता है। यानी अगर कहें कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा ही चलाई जाती है। तो जनता का प्रभुत्व तो है, लेकिन अगर जनता अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है फिर उसका प्रभुत्व शुरू हो जाता है, और इसी को हम लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहते हैं। अगर ऑप्शन में आपका जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व नहीं होता तब आप जनता का प्रभुत्व टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज्यादा प्रबल एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और फिर उसी का प्रभुत्व होता है, चाहे वो लोकसभा के लिए हो या फिर विधानसभाओं के लिए हो। तो वहां पर आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का ही तो प्रभुत्व होता है। ठीक है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? आपको बताना है कि संविधान जो है पूरी तरीके से कब लागू किया था। 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947 और 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। क्योंकि देखिए, संविधान हमारा बनकर के जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और तभी हमने कुछ जरूरी आर्टिकल्स को लागू कर दिया था। 16 आर्टिकल्स थे वो। लेकिन हमने इंतजार किया कि हम अपने संविधान को पूरी तरीके से तब लागू करेंगे जिस दिन हम अपना अपना स्वतंत्र, अभी तक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। और वो गणतंत्र दिवस हम कब मनाते आ रहे थे? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी का इंतजार किया, फिर हमने पूरी तरीके से संविधान को 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया। ठीक है, तो पूर्णतः अगर लागू पूछता है तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, अभी आगे और भी क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड, तब हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? और आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949। अंगीकृत का मतलब होता है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट कब किया गया ये आपको बताना है। आपके राइट आंसर है इसमें 26 नवंबर 1949। यही वो दिन है जब हमारा पूरी तरीके से संविधान बनकर तैयार हुआ, तभी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और तभी हमने जरूरी आर्टिकल्स को लागू कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से संविधान हमने लागू नहीं किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? हमारी जो प्रियम्बल है, जो संविधान के बिल्कुल शुरुआत में है, उसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 3 बार, 2 बार, 1 बार और संशोधन नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर है, हमारी संविधान की जो उद्देशिका है उसमें अब तक मात्र 1 बार संशोधन हुआ है, और वो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। और इसी में जो शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। तभी 1 बार ही केवल अब तक संशोधन किया गया है, उसके अलावा कोई संशोधन इसमें नहीं हुआ। और वो भी 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जाकर के हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। मैं आपको क्वालिटी वाले क्वेश्चन दे रहा हूं और आप इनको रट दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संघीय। देखिए आर्टिकल नंबर 1 जो है उसमें राज्यों का संघ बताया गया है, संघीय नहीं बताया गया, राज्यों का संघ बताया गया है। तो देखिए आप प्रस्तावना में देखिए सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य इसका इस्तेमाल किया गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष ये शब्द शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन संघीय शब्द तो प्रस्तावना में नहीं था। अगर संघ की बात करें कि राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल नंबर 1 में बात की गई है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग बताना है आपको। और ऑप्शंस हैं प्रस्तावना, भाग, भाग 3, यहाँ पर भाग 3 रह गया है, भाग 3, अनुच्छेद 368 और संविधान में कहीं नहीं। मैंने अभी-अभी आपको बताया कि प्रस्तावना में तो संघीय शब्द इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। भाग 3 यहाँ पर हो सकता है, अनुच्छेद 368 हो सकता है, संविधान में कहीं नहीं ये भी हो सकता है। अब आप बताइएगा इनमें से कौन-सा आंसर सही है? आपने सोच लिया होगा। चलिए, इसका राइट आंसर है संविधान में कहीं नहीं। मैंने अभी जब आपको बताया तो आप शायद उससे कंफ्यूज हो गए हैं कि आर्टिकल नंबर 1 जो कि ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, संघीय वहां पर भी नहीं है। और पूरे संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल तो किया ही नहीं गया है, संघ का इस्तेमाल किया गया है जो आर्टिकल नंबर 1 में है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संघीय शब्द अगर आपसे पूछता है तो कहीं नहीं किया गया, संघ पूछता है तो आर्टिकल नंबर 1 में किया गया है। ठीक है, वहां पर जो क्वेश्चन अभी हमने 7th किया है वो प्रस्तावना से रिलेटेड था, लेकिन ये पूरे संविधान की बात कर रहा है, इसलिए संविधान में संघीय शब्द इस्तेमाल किया ही नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं न्याय का, भातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। ये मतलब बंधुत्व आप कह सकते हैं, भाईचारा कह सकते हैं, वो शब्द है ये। तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना में उल्लेख किस चीज का नहीं है? तो प्रस्तावना में उल्लेख वयस्क मताधिकार का नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, वयस्क मताधिकार की बात सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 326 में की गई है। 326 आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार क्या है? 18 साल से ऊपर के आधार पर लोकसभा और विधानसभाओं का निर्वाचन होना जरूरी है। उसी का उल्लेख दिया गया है आर्टिकल नंबर 326 में। लेकिन अगर प्रस्तावना में देखें तो प्रस्तावना में न्याय भी दिए हैं और बंधुत्व ये भी दिया है और प्रतिष्ठा की समानता ये भी दिया है। न्याय भी दिए हैं, कितने प्रकार के न्याय हैं ये सब दिया है। ठीक है, लेकिन कहीं भी वयस्क मताधिकार का जिक्र नहीं है प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं, यानी जो उनके मन में जो भाव था, उनके जो आदर्श थे वो कहाँ पता चलते हैं? ये तो क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, लगभग वही क्वेश्चन है बट इसकी लैंग्वेज अलग है। और इसका राइट आंसर होगा, आप बताइएगा सोच करके। इसका राइट आंसर है उद्देशिका। वही चीज, लास्ट में जो क्वेश्चन था वो था आदर्श, और यहाँ पर मनोभाव, उनके मन के जो भाव हैं वो सब चीजें, जैसे कि हम भारत के लोग है ना, ये सब जो दिया है इससे मन भाव और आदर्श ये सब पता चलते हैं। तो वो कहाँ है? प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में है। 11वां क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? संविधान में या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसमें हमारे भारत को या तो इंडिया कहा जाएगा या भारत, इसके अलावा हिंदुस्तान और ये सब चीजें हमारे लीगली इस्तेमाल नहीं होती हैं। हालांकि हमारे देश को आर्यवर्त भी कहते हैं, ब्रह्मवर्त भी कहते हैं, ये सब नाम हैं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें
कि संविधान में क्या-क्या नाम इस्तेमाल किए गए हैं, तो इंडिया और भारत। और इस पर भी बहुत ज़्यादा बहस हुई थी, जब संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो रहा था तब, कि हम सिर्फ अपने भारत का नाम इंडिया रख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया कि नहीं, भारत भी नाम होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर कौन-सा है वो आपको बताना है। उस आर्टिकल में इंडिया भी कहा गया है और भारत भी कहा गया है। और आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3 एंड 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। इसी में कहा गया है भारत, इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, यही तो कहा गया है आर्टिकल नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? और आपके ऑप्शंस हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका आप समझ रहे होंगे, शक्तियों का विभाजन यानी केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। और इसके ऑप्शंस हैं, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप, सरकार का एकात्मक स्वरूप। सोच लिया होगा आपने। देखिए, इसका राइट आंसर है सरकार का संघीय स्वरूप। संघीय स्वरूप की ये पहचान है कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। आप उत्तर प्रदेश देखिए या केंद्र देखिए, तो कुछ शक्तियां उत्तर प्रदेश को सेपरेट दी गई हैं, शक्तियों का विभाजन किया गया और ये संविधान ने हमें दिया है। अगर किसी भी तरीके से इनके बीच में विवाद हो जाता है, और ये क्यों किया गया है विभाजन, जिससे कि एक दूसरे के जो भी काम होते हैं उनमें बाधा न डाल सकें। भाई, केंद्र अगर सबसे ऊपर है, तो केंद्र तो राज्य, अगर राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है तो उसमें बाधा ही डालता रहेगा, वो तो उसको कुछ करने ही नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका दी गई है। और स्वतंत्र न्यायपालिका का ये काम है कि जब अगर संघ यानी केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तब ये स्वतंत्र न्यायपालिका सक्रिय रहेगी और फिर इसका निपटारा करेगी, जो भी इश्यूज होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं, साथ आकर संघ बनाना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, और ऑप्शन सी है साथ आकर संघ बनाना और संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, दोनों और इनमें से कोई नहीं। संघवाद देखा जाता है, इसका राइट आंसर है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। हमने सभी राज्यों का पहले संघ बना लिया, ठीक है, और उसके बाद राज्यों का गठन कर दिया। देखिए, संघ का मतलब होता है कि कोई भी राज्य हमारे देश में अगर शामिल हो गया, तो वो शामिल तो अपनी मर्जी से हुआ है, लेकिन अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। इसी को हम संघ कह सकते हैं। तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, यही संघवाद का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं 1973, 1971, 1970 और 1972। इसके लिए एक अधिनियम बनाना पड़ा और वो अधिनियम था 1973 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी जगह है यानी राज्य है जो कि संघ शासित प्रदेशों में नहीं आता? ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, हिमाचल और दिल्ली। इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र, उनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो उन 8 राज्यों में से नहीं है? और इसका राइट आंसर है हिमाचल। हिमाचल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य बने और कितने संघ राज्य बने, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, 17 और 9, 14 और 6, 15 और 9। ये मैंने सब आपको पढ़ाया है। राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ, कितने राज्य बने, कितनी सिफारिश की गई थी, लेकिन फाइनली कितने राज्य बनाए गए, कौन कौन से वो राज्य थे, ये सब पढ़ाया मैंने आपको। और इसका राइट आंसर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। लेकिन आज कितने हो गए हैं?
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार और जीवन का अधिकार। इसका राइट आंसर है जीवन का अधिकार। ये एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये राजनीतिक अधिकार है। मौलिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों में बहुत अंतर है। तो जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसलिए यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सन में यानी ईस्वी में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? जब संविधान बनाया गया था तब तो मौलिक कर्तव्य थे नहीं, बाद में ये मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए हैं? 1976 में। ठीक है, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है, वो आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं पृथकता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा, अकुशल प्रशासन। तो इसका राइट आंसर है पृथकता, यानी अलग होने का खतरा बना रहता है। अच्छा, अलग होने का खतरा है तभी तो हमने संघ बनाए थे। अलग होने का खतरा नहीं रहता तो संघ ही क्यों बनाते? और संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष यही है कि उसको खतरा रहता है कि कहीं राज्य अलग न हो जाए। मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, इससे हमें ये लगता नहीं है कि राज्य अपना अलग काम कर रहा है, केंद्र अपना अलग काम कर रहा है। तो ये भी तो अलग होने का एक खतरा है। शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, ये संघीय शासन की एक विशेषता है। लेकिन अगर एकात्मक शासन में देखें तो वहां पर सारी शक्ति केंद्र के पास रहती है। जब केंद्र के पास है तो फिर तो कोई खतरा है ही नहीं। जब राज्य को कोई शक्ति नहीं दी गई है तो राज्य अलग कहां से हो जाएगा? इसलिए संघीय प्रकार का जो एक ये जो विशेषता है, ये है पृथकता, यानी शक्तियों का विभाजन। लेकिन एकात्मक शासन में क्या होता है कि सभी शक्तियां केंद्र के पास होती है, तो वहां कोई इस प्रकार का खतरा नहीं रहता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? कौन सी प्रणाली है जिसमें कि द्विसदन प्रणाली का एक अनिवार्य लक्षण बताया गया है? ऑप्शंस हैं संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली। द्विसदन वही लोकसभा और राज्यसभा, या राज्य में बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद। ये अनिवार्य लक्षण है संघीय प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक क्या है? ऑप्शंस हैं एक तंत्र है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, कुलीन तंत्र है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप देखते ही टिक कर देंगे, क्योंकि आए दिन न्यूज चैनलों पे ये सब बात होती है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? यानी एक छोटा संविधान, उसमें इतने सारे संशोधन कर डाले, इतने सारे आर्टिकल्स ऐड कर डाले कि वो एक छोटा संविधान माना जाता है, जिसके बारे में आपने बार बार सुना होगा। और वो संविधान संशोधन था, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। अगर आपको पता है कि कितने संशोधन किए गए थे, कितने आर्टिकल्स इसमें ऐड किए गए, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो हुआ था, इसमें कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, इंदिरा गांधी के टाइम पर ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन हैं
एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। इसका राइट आंसर होगा संघीय सरकार। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता हो सकती है, ये इसकी एक विशेषता है, लेकिन हमारे भारत में तो नहीं है। हमारे भारत में तो पूरे भारत की एक ही नागरिकता चलती है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, लेकिन आपके पास राज्य की नागरिकता नहीं होगी, देश की नागरिकता होगी, भारत की नागरिकता होगी। लेकिन अगर हम संघीय सरकार जैसे कि अमेरिका की देखें, वहां पर दोहरी नागरिकता लगती है। जैसे कि राज्य में जो रह रहा है वहां की नागरिकता अलग होगी और देश की अलग होगी। तो ये कि इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी सेकंड। सेकंड में जो कि 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद जो दिए गए हैं वो नागरिकता से संबंधित है। भाग सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? भारतीय महासंघ, और आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। और इसका राइट आंसर है, आप सोचिए, इसका राइट आंसर है कनाडा। कनाडा से भारतीय महासंघ की योजना ली गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके सदस्य नहीं थे। 6+1 उसके सदस्य थे, उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं था? भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपालाचारी अयंगर, के एम मुंशी। और इसका राइट आंसर आप सोच रहे हैं कि इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन नहीं, आपने शायद ध्यान से नहीं देखा है, या तो ये ध्यान से नहीं देखे हैं या फिर जब आपने 6+1 वो पढ़े थे उनके नाम ध्यान से नहीं देखे थे। आप ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर है गोपालाचारी अयंगर। उसमें गोपाल स्वामी अयंगर थे, यहाँ पर नाम बदल दिया गया है, गोपालाचारी अयंगर, ये राइट आंसर है। ठीक है, ये नहीं थे, वो गोपाला स्वामी थे। क्योंकि इनके 6+1 व्यक्ति जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए, तो इसी पे क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 27 है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन नहीं हो सकता? ऑप्शन हैं संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, ये सब आपके ऑप्शंस हैं। और इसका राइट आंसर है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ये अगर हम देखें कि 368 यानी संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है हर भाग में, लेकिन ये कुछ मैटर्स ऐसे हैं कि जिनमें संशोधन नहीं कर सकते 368 के अंतर्गत। 368 के अंतर्गत ही संशोधन होता है साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से। जब विशेष बहुमत में आ जाता है या फिर राज्यों में जो आधे से ज्यादा अगर विधानसभाएं इलेक्ट कर देती हैं तब 368 के अंतर्गत होता है। हम संविधान संशोधन जब पढ़ेंगे आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ये संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, है ना, जुडिशियल रिव्यू जो कि यूएसए से लिया गया है, ये सब चीजें हैं, इनमें संशोधन नहीं कर सकती। अगर जुडिशियल रिव्यू में ही संशोधन कर दिया तो समझ लीजिए कि पूरा संविधान का ढांचा ही बदल जाएगा। कोई भी ऐसा एक्ट बना देंगे जो मौलिक अधिकारों के विरोध में होगा और उसका जुडिशियल रिव्यू हो नहीं सकता, तो वो तो लागू हो जाएगा ना। तो इसलिए आपके मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे उससे। इसलिए ये सब मैटर्स हैं जिन पर कि संशोधन किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है और वो देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जस्ट अभी मैंने बताया था, और वो देश था यूएसए। जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। जुडिशियल रिव्यू आप समझते हैं, कोई भी अगर एक्ट बना दिया जाता है तो उस एक्ट का रिव्यू किया जाता है, और रिव्यू कौन करता है? न्यायालय। न्यायालय ये देखता है कि कहीं इससे पब्लिक के
जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो ब्लीच नहीं हो रहे हैं। अगर वो ब्लीच हो रहे हैं तो उसको तुरंत वो शून्य घोषित कर देता है कोई भी ऐसा कानून। और अगर वो मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, उसको पास होने देता है। अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उसको शून्य घोषित कर देता है। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं और ये पावर न्यायालय के पास है और ये हमने यूएसए के संविधान से ली है। यूएसए के संविधान में अगर आप देखें तो वहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है न्यायालय, न्यायपालिका। उसी के संविधान से हमने रखा है कि हमारे यहाँ जो जुडिशियल रिव्यू होता है, क्योंकि हमने तो हर देश में से कुछ ना कुछ ले रखा है, जहाँ की जो अच्छी चीज़ है वो हमने यहाँ पर, इसीलिए हमारे भारत का जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा जटिल है और लचीला भी है और बड़ा भी है, क्योंकि इधर उधर से सारी चीज़ें कॉपी की जाएंगी तो बड़ा तो हो ही जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व यानी बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? ये एक नारा दिया गया था, उसी से हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। फ्रांसीसी संविधान, कनाडा के संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से। इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी संविधान। फ्रांसीसी संविधान यानी फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसमें ये नारे दिए गए थे, तभी हमने वहां से ये कॉपी कर लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत संघ रूस से लिया गया है? यूएसएसआर, रूस से लिया गया है। ये आज हम जानते हैं रूस के नाम से, उस समय इसका नाम था यूएसएसआर। ये 1991 में टूटा और इसमें 15 देश टूट करके बने हैं, जिनमें से अभी अभी एक देश है ना, और वो देश नाटो का सदस्य बनने जा रहा था और नाटो का सदस्य ना बने, इसीलिए इन दोनों के बीच में यानी रूस और उसके बीच में झगड़ा होने लगा। तो ये अभी जो लड़ाई चल रही है ना, वो उसी के लिए चल रही है कि आप नाटो का सदस्य मत बनिए। तो ये उस समय सभी एक ही देश के हिस्से थे, लेकिन अब बाद में टूट करके ये अलग अलग देश बन गए हैं। ठीक है, तो उसी में से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना और समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर है पंचवर्षीय योजना। ये हमने रूस से ली है। ये जो क्वेश्चन है इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। जो भी आंसर एकदम सही देगा मैं उसके नाम को टैग करूंगा। स्थानीय सरकारें आधार हैं किसका? आपके ऑप्शंस हैं अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का, आरक्षण का। आपको इसका आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या है? नेक्स्ट सेशन में हम इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। साथ में आप ये बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका भी आंसर एकदम सही होगा और आउट ऑफ मार्क्स आ रहे होंगे, मैं उनका नाम यहाँ पर मेंशन करूंगा जब हम नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आपको बताइएगा कि ये सेशन कैसा लग रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ में बताइएगा कि इंडियन पॉलिटी के साथ साथ आपको किस सब्जेक्ट्स में और एमसीक्यू चाहिए जो हम इसकी शुरुआत करें। वैसे तो हम जीएस के सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज तैयार करवाएंगे, साथ में मैथ के भी करवाएंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है जिसको हम जल्द से जल्द शुरुआत करें तो आप एक बार बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।